वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में स्टडी करेंगे। लिंग सहलग्न वंशागति हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वे गुण विकार या गुणसूत्र पर उपस्थित विकार जो कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं उन्हें लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। और लिंग सहलग्न वंशागति में पहला हमने रोग पढ़ा था वर्णांधता के बारे में, उसकी वंशागति के बारे में। आज हम सेकंड रोग पढ़ेंगे और वो रोग कौन सा है? हीमोफीलिया या जिसे ब्लीडर रोग या शाही रोग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हीमोफीलिया रोग होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, इस रोग से रोगी व्यक्ति में रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होता है। रोगी व्यक्ति में किसका निर्माण नहीं होगा? ध्यान दीजिए, रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होता है। रुधिर स्कंदन कारक, देखो ध्यान दें, इस रोग से रोगी व्यक्ति में रुधिर स्कंदन कारकों को बनाने वाले जीनों का निर्माण नहीं होता है। बनाने वाले कारकों का निर्माण नहीं हो पाता है। वाले कारकों, और उन कारकों को क्या कहते हैं? स्कंदन कारक कहते हैं। उन कारकों का निर्माण नहीं होता है, और इन कारकों का निर्माण नहीं होता है या उनका निर्माण नहीं होने के कारण से क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का रोग होगा। इस रोग में होगा क्या? इन कारकों का निर्माण नहीं होने से रुधिर स्कंदन नहीं हो पाएगा, रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा, रुधिर स्कंदन नहीं होता है। जब कोई भी छोटा सा घाव लगता है तो क्या हो जाएगा? जब छोटा सा घाव लगने पर अधिक रुधिर स्त्राव हो जाता है। छोटा सा घाव लगने पर भी क्या हो जाएगा? अधिक रुधिर का स्त्राव हो जाएगा, अधिक रुधिर स्त्राव हो जाएगा। और अधिक रुधिर स्त्राव होने के कारण से उस रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इस रोग को हम क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग कहा जाता है। इस कारण से इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लीडर रोग के नाम से जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है? रक्तस्रावी या ब्लीडर रोग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार के रोग से ग्रसित व्यक्तियों में रुधिर स्कंदन कारकों को बनाने वाले कारक होते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है। रुधिर स्कंदन करने वाले कारकों का लिख सकते हैं आप, रुधिर स्कंदन करने वाले या बनाने वाले एक ही बात है, कारकों का निर्माण नहीं होता है। और रुधिर स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होने से क्या होगा? रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। जब घाव लगता है, छोटी सी चोट लगती है, तो उस समय अधिक मात्रा रुधिर स्राव हो जाता है, जिसके कारण से उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? ब्लीडर रोग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सामान्य जो रुधिर का थक्का बनता है वो 5 से 7 मिनट बन जाता है। थक्का सामान्य स्कंदन का समय क्या होता है? ध्यान दीजिए, सामान्य स्कंदन का समय होता है वह कितना होता है? 5 to 7 मिनट होता है। 5 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का सामान्य रूप से बन जाता है, परंतु इससे अधिक समय तक रुधिर का थक्का नहीं बनता है। यानी 5 से 7 मिनट बन जाता है, ये सामान्य स्थिति है, परंतु इससे अधिक समय तक रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अधिक समय तक नहीं बनता है, और अधिक समय तक नहीं बनता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में हमें क्या ध्यान रखना है? सामान्य रूप से रुधिर का थक्का है वो 5 से 7 मिनट के भीतर बन जाता है, परंतु इससे अधिक समय तक नहीं बनता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए, सामान्य समय 5 से 7 मिनट से अधिक समय तक रुधिर का स्कंदन या रुधिर का थक्का नहीं बनता है, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया अब तक 2 प्रकार का ज्ञात किया जा चुका है। एक हमें ध्यान रखना है हीमोफीलिया ए, और दूसरा हमें ध्यान रखना है हीमोफीलिया बी। तो अभी तक हीमोफीलिया रोग है वो 2 प्रकार का ज्ञात किया जा चुका है। एक तो हीमोफीलिया ए और दूसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है? हीमोफीलिया बी। तो इस प्रकार से अभी तक हीमोफीलिया के 2 मुख्य रूप ज्ञात किए जा चुके हैं। वैसे आपको सी भी मिल जाएगा, पर आप जनरली 2 ही ध्यान रखना है आपको, ए और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है? बी। हीमोफीलिया ए और बी 2 प्रकार के हीमोफीलिया को अभी तक ज्ञात किया जा चुका है। हीमोफीलिया ए रोग होता है, इस रोग में क्या होगा? तो आप ध्यान रखना है, रुधिर स्कंदन कारक
8 का निर्माण नहीं होता है। रुधिर स्कंदन कारक हमें ध्यान रखना है कौन सा 8। वैसे हमने पढ़ा था रुधिर के थक्का जमने की क्रियाविधि में रुधिर का थक्का जमने संबंधित 13 स्कंदन कारक उपस्थित होते हैं। उसमें से जो 8 नंबर रुधिर स्कंदन कारक है वह 8 नंबर का रुधिर स्कंदन कारक होता है ADG। इस जो है AH एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन प्रोटीन होता है AHG। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। वैसे नाम याद रखने कोई मतलब नहीं, आपको आपके सिलेबस में है नहीं ये दिया हुआ, तो ये केवल आपको इतना ध्यान रखना रुधिर स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता है। और रुधिर स्कंदन 8 का निर्माण नहीं होता है और निर्माण नहीं होने से क्या हो जाएगा, इस प्रकार का रोग हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो रुधिर स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता है तो कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया ए होता है। जबकि रुधिर स्कंदन कारक 9th का निर्माण नहीं होता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में कौन सा हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया बी होगा। तो हीमोफीलिया बी में रुधिर स्कंदन कारक 9th का निर्माण नहीं होता है, जबकि रुधिर स्कंदन कारक 8th का निर्माण नहीं होता है तो हीमोफीलिया ए रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और रुधिर स्कंदन कारक 9th होता है उसे एक और नाम देते हैं क्रिसमस कारक भी कहा जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, क्रिसमस कारक भी कहा जाता है। इस कारण से इस कारक को हम क्या कहते हैं, क्रिसमस कारक कहते हैं। इस कारण से हीमोफीलिया बी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्रिसमस रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हीमोफीलिया बी होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिए क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक हीमोफीलिया ए और दूसरा हमें कौन सा लगता है, हीमोफीलिया बी। ये 2 प्रकार का हीमोफीलिया रोग है वो अभी तक ज्ञात किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला ध्यान दीजिए, एक और वर्ड मैंने लिखा है शाही रोग। शाही बादशाह के परिवार को कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, वो आपको क्या ध्यान रखना है, इस रोग की वाहक थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की क्या थी, वाहक थी, हीमोफीलिया की वाहक थी, इस रोग की वाहक थी, ये हमें ध्यान रखना है। इस रोग की क्या थी, वाहक थी। तथा आप ध्यान दीजिए, तो इसके वंशज थे या इनके जो संतानें थी उनके वंशज थे, इनकी संतान थी, उनके जो वंशज थे, वंशावली में भी क्या थे, कई पुरुष रोगग्रस्त थे। यानी कई पुरुष कैसे थे, रोगग्रस्त थे। इसकी वंशावली में कई पुरुष रोगग्रस्त थे। इस कारण से जो शाही परिवार में ये रोग था, इस कारण से इस रोग को हम क्या नाम दिया जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है। तो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, इस रोग को शाही रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी। महिला ज़्यादा सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है। ये रोग मुख्य रूप से किसमें होता है, पुरुषों में होता है। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया खुद इसकी वाहक थी। इस कारण से इनकी वंशावली में यह कई पुरुष थे जो कि क्या थे, इस रोग से रोगग्रस्त थे। इनके पुत्र या इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगली जो संतान थी उनमें इस प्रकार का देखा गया। और इसके कारण से आपको क्या ध्यान रखना है, इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं, शाही रोग के नाम से जाना जाता है। तो नाम तो क्लियर हो गए, नाम से ही आपकी यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो जाती है। ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि घाव लगने पर रुधिर की स्राव रुकता नहीं है लंबे समय तक, और लंबे समय तक नहीं रुकता। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडर रोग या रक्तस्रावी रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग आपको ध्यान रखते हैं किससे कहते हैं, तो आपको रुधिर स्कंदन का सामान्य समय 5 से 7 मिनट से अधिक समय तक रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर स्कंदन नहीं होता, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की परिस्थिति है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए होता है स्कंदन कारक 8th और हीमोफीलिया बी होता है स्कंदन कारक 9th की वजह से होता है, इनकी कमी की वजह से होता है। अब ध्यान दीजिए, ये किस प्रकार का रोग है, तो आपको ध्यान रखना है, यह अलिंग गुणसूत्र, ध्यान दीजिए, यह लिंग गुणसूत्र लिंग संलग्नी अप्रभावी रोग है। लिंग संलग्नी किस प्रकार का रोग है, अप्रभावी रोग है। ध्यान दीजिए, यह किस प्रकार का रोग है, तो आप ध्यान, लिंग संलग्नी अप्रभावी रोग है। जैसा वर्णांतता था वैसा ही यहाँ पर इनकी वंशागति और वर्णांतता की वंशागति सेम टू सेम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिंग संलग्नी अप्रभावी रोग है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र से संबंधित होता है, जो कि किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसलिए ये पुरुषों में अधिक होता है, ये रोग पुरुषों में क्या होगा, अधिक होता है।
पुरुषों में अधिक देखा जाता है। ये रोग होगा वो पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, यानी पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण से रोग पुरुषों में अधिक होता है। क्योंकि अगर उसकी जो पुरुष है उसकी माता अगर एक्स गुणसूत्र है वह हीमोफीलिया युक्त है तो वहाँ से गुणसूत्र आएगा वह एक्स गुणसूत्र हीमोफीलिया युक्त होगा, जिसके कारण से इनकी संतान होती पुत्र होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, रोगकारी हो सकते हैं। जबकि जो स्त्रियां होती हैं या महिला होती हैं, स्त्रियों में ये रोग सामान्य रूप से बहुत कम देखा जाता है, रेयर होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें 2 एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक एक्स गुणसूत्र भी अगर इस प्रकार का जो है वो है तो इसमें प्रभावी कौन सा होगा, जो कि दूसरा एक्स गुणसूत्र वो प्रभावी होगा, जिसके कारण से इसके लक्षण प्रकट नहीं होंगे। परंतु इस प्रकार की मादाएं होती है वह क्या होती हैं, वाहक के रूप में कार्य करती हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होती हैं उन संतानों में ये रोग हो सकता है, जबकि ये खुद क्या होगी, सामान्य प्रकार की होती है, रोग नहीं होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि यह जो हीमोफीलिया है वो लिंग सहलग्नी अप्रभावी रोग है। इनके जीन होते हैं वे कौन से गुणसूत्र उपस्थित है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसके कारण से यदि जो एक्स गुणसूत्र वो हीमोफीलिया युक्त है तो इस प्रकार की परिस्थिति में वह महिला या पुरुष होगा, उसमें आप ध्यान दीजिए पुरुष जो संतान होगी वह कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना है पुरुष संतान होगी वो तो क्या होगी, पुरुष संतान रोगी होगी। जबकि महिला संतान होती है उसमें एक एक्स गुणसूत्र हीमोफीलिया युक्त होने पर भी ये रोगी नहीं होगी। यदि दोनों एक्स गुणसूत्र है वो हीमोफीलिया युक्त है तो इस प्रकार की परिस्थिति में महिला क्या होगी, रोगी होगी। और यदि दोनों, आपको ध्यान रखना है, जो एक्स गुणसूत्र है वो हीमोफीलिया युक्त है और ये महिला रोगी है तो इस प्रकार की महिलाएं होगी उनमें रक्त का स्त्राव मासिक धर्म के दौरान अधिक होने के कारण से, मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव अधिक होने के कारण से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि स्त्रियां होती हैं सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है, जबकि पुरुष होते हैं वह सामान्य रूप से इस रोग के ग्रसित होते हैं, इस रोग से पीड़ित होते हैं। तो इस रोग से पीड़ित होते हैं वो मुख्य रूप से कौन होते हैं, तो आप क्या ध्यान दीजिए, इस रोग से पीड़ित मुख्य रूप से होते हैं वह पुरुष होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इनकी वंशागति के कौन कौन से किस प्रकार से हो सकती है उस बारे हम देखते हैं कि वंशागति किस प्रकार से हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वंशागति देखने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ बन सकती है। एक तो ये बन सकती है कि यहाँ पर महिला कैसी हो सकती है, ये तो सामान्य महिला है, यानी सामान्य महिला या सामान्य मादा है। आप ध्यान दीजिए, सामान्य स्त्री लिख सकते हो, महिला लिख सकते हो, मादा लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये और ये इस प्रकार की परिस्थिति है तो ये आपको ध्यान रखना है कैसी होगी, वाहक स्त्री होगी। ये कैसी होगी, वाहक स्त्री होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया युक्त हो तो इस प्रकार की स्त्री होगी, वह क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है हीमोफिलिक स्त्री होगी, रोगी स्त्री होगी, हीमोफिलिक स्त्री होगी, ये हमें ध्यान रखना है। पुरुषों की बात करें तो दो ही परिस्थिति हो सकती है, या तो कैसे हो सकते हैं, सामान्य पुरुष होंगे, या तो पुरुष कैसे होंगे, सामान्य पुरुष होंगे, या फिर पुरुष कैसे होंगे, रोगी होंगे, पुरुष वाहक नहीं होते हैं। तो ये पुरुष कैसे होंगे, रोगी होंगे, हीमोफिलिक युक्त होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें समझते हैं सबसे पहले कि जो है वो आपको देखकर कौन कौन सी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहली परिस्थिति आप ध्यान रख सकते हैं कि पुरुष है वह हमें ध्यान रखना है हीमोफीलिया युक्त है और महिला है वह सामान्य प्रकार की है, तो संतान किस प्रकार की होगी। पहला हमारा सवाल क्या है, क्या ध्यान रखना है, पुरुष किस प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना है पुरुष है वो किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पहला हम ले सकते हैं सामान्य प्रकार का पुरुष ले सकते हैं या हीमोफिलिक पुरुष ले लें। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य स्त्री, एवं आपको ध्यान रखना है सामान्य स्त्री के साथ में क्या कर लेते हैं, हीमोफिलिक पुरुष ले लेते हैं। कोई भी एक परिस्थिति आप ले सकते हैं, वो हीमोफिलिक पुरुष ले लिया हमने और सामान्य स्त्री ले लिया। अब देखो संतति किस प्रकार से होगी, सामान्य स्त्री मतलब क्या हुआ, दोनों एक्स क्रोमोसोम है उस पर किसी भी प्रकार का आपको ध्यान रखना है इसमें इस प्रकार का जीन नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हीमोफिलिक है मतलब इसमें हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है। अब ये जनक है, इन जनकों से किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे। और युग्मक किस प्रकार से बनते हैं, तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा भी एक्स। यहाँ पर भी दो युग्मक बनेंगे, एक एक्स हीमोफिलिक युक्त है और दूसरा वाई है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे संतति उत्पन्न होगी
और संतान उत्पन्न होगी तो ये संतान किस प्रकार की होगी, ये इस प्रकार से। दूसरी संतान ये उत्पन्न होगी और ये इस प्रकार से उत्पन्न होगी। तीसरी संतान ये उत्पन्न होगी और ये किस प्रकार की होगी, तो ये इस प्रकार की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और चौथी संतान भी ये इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, महिला है, परंतु दोनों कैसी है, वाहक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वाहक महिला। यहाँ पर जो पुत्री प्राप्त होगी या महिला प्राप्त होगी वह किस प्रकार की होगी, वाहक होगी, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कुल जो संतान उत्पन्न है उसमें से 50% जो महिलाओं की संभावनाएं होती है वे 50% महिलाएं कैसी होगी, वाहक होगी। कोई भी महिला रोगी नहीं होती है, ये सामान्य प्रकार की दिखाई देती है, परंतु ये क्या होती है, वाहक होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी परिस्थिति यहाँ पर देखिए, एक ये और एक ये दोनों किस प्रकार के हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों हैं, ये दोनों किस प्रकार के, सामान्य पुरुष है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के पुरुष होंगे वह किस प्रकार के होंगे, सामान्य प्रकार के होंगे। तो 50% पुरुष होते हैं वह सामान्य प्रकार के, और महिलाएं होगी वह किस प्रकार की होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वाहक होती हैं। तो ये परसेंटेज वाला लफड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रख लेना कि इस प्रकार की होती है, उसमें पुरुष होंगे वह सभी किस प्रकार के होंगे, सामान्य प्रकार के होंगे, जबकि महिलाएं होगी वह क्या होगी, पुत्री होगी, वह किस प्रकार की होगी, वाहक होती है। ये तो एक परिस्थिति होगी। दूसरा केस नंबर 2 देखते हैं हम, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कर लेते हैं, पुरुष को हम सामान्य प्रकार का लेते हैं, सामान्य पुरुष एवं वाहक महिला के साथ में हम क्रॉस करवाते हैं। सामान्य पुरुष और किसके साथ में, वाहक महिला। महिला किस प्रकार की हो, वाहक हो, यानी इसमें एक हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। यानी पुरुष सामान्य है, ये XY। यहाँ पर महिला किस प्रकार की है, तो आप ध्यान दीजिए, महिला है वो वाहक है, रोगी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इससे क्या बनेंगे, युग्मक, गैमेट्स X और Y। यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, आधे गुणसूत्र रह जाएंगे, X आधे गुणसूत्र दूसरे गैमेट्स में चले जाएंगे। अब गैमेटों का क्या होगा, संलयन होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगी XX, ये सामान्य प्रकार की। दूसरी परिस्थिति ये प्राप्त होगी X और XH, ये हमें ध्यान रखना है दूसरी परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति X और H प्राप्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी परिस्थिति क्या प्राप्त होगी, ये X और Y। यहाँ पर चौथी परिस्थिति क्या प्राप्त होगी, XH और Y। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये महिला किस प्रकार की, सामान्य स्त्री है, स्त्री या महिला किस प्रकार की है, सामान्य प्रकार की पुत्री प्राप्त होगी, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वाहक स्त्री है, यहाँ पर कैसी स्त्री है, वाहक होती है, ये हमें ध्यान रखना है, रोगी नहीं होगी। यहाँ आप क्या ध्यान दीजिए, सामान्य पुरुष होता है, पुरुष किस प्रकार की होगी, सामान्य होगा, पुरुष संतान, सामान्य पुरुष। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पुरुष कैसा है, रोगी या हीमोफिलिक पुरुष है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हीमोफिलिक पुरुष है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हीमोफिलिक पुरुष होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, एक और परिस्थिति देख लेते हैं, उसमें क्या ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान रखना है, हीमोफिलिक पुरुष एवं हीमोफिलिक पुरुष। पुरुष किस प्रकार का है, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक पुरुष एवं हम ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, एवं वाहक महिला, ये भी परिस्थिति हो सकती है, वाहक महिला, ये भी परिस्थिति हो सकती है। और इस परिस्थिति में आप ध्यान दीजिए, हीमोफिलिक पुरुष है, यानी XH एवं Y। यहाँ पर क्या ध्यान दीजिए, वाहक महिला है, ये इस प्रकार की परिस्थिति। अब इससे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और युग्मकों में 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। युग्मकों का क्या होगा, संलयन, यहाँ पर ये इस प्रकार से संतति प्राप्त होगी, पुत्री, यहाँ पर भी दूसरी पुत्री प्राप्त होगी, जो कि कैसी होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी, यहाँ पर पुरुष सामान्य प्रकार का, और यहाँ पुरुष किस प्रकार का होगा, रोगी होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये महिला है वो कैसी होगी, रोगी होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर महिला या पुत्री होगी वह रोगी होगी, हीमोफिलिक होगी। यहाँ पर कैसी होगी, वाहक होगी, यहाँ पर वाहक स्त्री होगी, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर स्त्री संतान जो पुरुष संतान जो प्राप्त होगी वह सामान्य पुरुष संतान प्राप्त होगी, सामान्य पुरुष संतान प्राप्त होगी। जबकि यहाँ पर कैसी होगी, रोगी पुरुष संतान प्राप्त होगी, हीमोफिलिक या रोगी पुरुष की संतान प्राप्त होगी, नर संतान प्राप्त होगी। तो यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति में महिलाएं क्या होगी, रोगी होगी। जब आप ध्यान दीजिए, पुरुष है वो कैसा हो, हीमोफिलिक हो, और महिला कम से कम क्या हो, वाहक हो।
तो उसी प्रकार की परिस्थिति के अंदर महिला होगी वह रोगी हो सकती है, अन्यथा रोगी नहीं होती है। तो ये केस बहुत रेयरली देखा जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जब हीमोफिलिक पुरुष एवं वाहक महिला के बीच में जब विवाह हो जाता है और संतान उत्पन्न होती है और उसमें महिला से एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिया युक्त आता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर वह महिला होगी वह भी क्या होगी, रोगी होती हैं। तो ये विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हीमोफिलिया रोग होता है वह किस प्रकार से होगा और इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है। तो हीमोफिलिया रोग की वंशागति के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये हमें अब ध्यान दीजिए, हीमोफिलिया रोग है उससे ग्रसित व्यक्ति उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो उसमें हम रुधिर स्कंदन कारकों का इंजेक्शन लगा करके उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से बचाव का तरीका भी हमें ध्यान रखना है और ये रोग हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लिंग गुणसूत्र का तो पढ़ लिया हमने, अगला मोटोजोम्स या अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें जो वंशागति दर्शाने वाले जीन्स होते हैं वे कौन कौन से होते हैं और उनकी वंशागति से कौन कौन से रोग होते हैं तो वो पढ़ेंगे। उसमें 2 रोग हमारे सिलेबस में, एक हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया और सेकंड हम पढ़ेंगे वो हमें ध्यान रखना है फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये दोनों अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।